everyone, welcome back to my YouTube channel. We have already discussed part 4, that is all the things from part 1, 2, 3 and 4. हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं. आज की वीडियो लास्ट होने वाली है हमारे ये बजट चैप्टर की. आज हम यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा पार्ट डिस्कस करेंगे. आगे के जितने भी पार्ट आपको यहाँ से यहाँ दिख रहे हैं पिंक कलर से, वो मैंने पढ़ा दिए हैं. तो अगर आपको सारी वीडियो देखनी है तो मैं प्लेलिस्ट का, इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप मेरा चैनल का नाम डाल के भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी. हमने लास्ट वीडियो में सारी चीजें देखी थी, बजट ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ ए पंचायत. एक पंचायत क्या होती है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और वो अपना रेवेन्यू जो है वो कहाँ से अर्न करती हैं. तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो होगा सोर्सेस. देन आफ्टर वी विल डिस्कस फंक्शंस, बिकॉज इसी लाइन में यहाँ पे आपको दिया है. ये देखो, सोर्सेस पहले दिए हैं फर्स्ट पॉइंट, एंड देन सेकंड दिया है हमें फंक्शंस. तो हमें इसी लाइन में जाना होगा. देन आफ्टर वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन अ बजट, यानी बजट के अंदर डेफिसिट कौन कौन से टाइप के होते हैं. हमने पहले भी देखा था. डेफिसिट का मतलब क्या है, जब एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है एज कम्पेयर टू व्हाट इनकम दे आर अर्निंग. टैक्स के थ्रू या नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू जो भी इनकम अर्न कर रही है गवर्नमेंट की, वो कम है और उनके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं. तो उसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिर हो गया हमारा बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट. ये सारी चीजें देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि इफेक्ट क्या होता है, यानी बजट बनाने से क्या क्या इफेक्ट आते हैं अलग अलग चीजों पे. ठीक है, तो ये हमारा पूरा आज का ओवरव्यू रहने वाला है. इस टाइप की वीडियो हमारी आज की होगी. तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज द ओल्डेस्ट मेथड. ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट मेथड है ऑफ लोकल गवर्नेंस इन एशिया. पंचायत का मतलब क्या होता है, तो इसको अंडरलाइन करते चलना. पंचायत का मतलब होता है असेंबली ऑफ 5 जनों की असेंबली. इन इंडिया फॉर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका पंचायत एंड ग्राम पंचायत आर ए पार्ट ऑफ 3 टायर गवर्नमेंट. ये सारी चीज को हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे. 3 टायर गवर्नमेंट. यहाँ पे हम सबसे पहले 2-3 चीजों को समझ लेते हैं. सबसे पहले तो यहाँ लिखा है पंचायत, यानी मतलब किस वर्ड से लिया गया है, तो 5. अब यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे 3 लोग ही क्यों है, यानी कि जैसे 3 यहाँ बताएं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका और ग्राम पंचायत. तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 का मतलब क्या है. इस 5 का मतलब ये है कि पुराने समय में, इन अर्लियर टाइम्स, पंचायत जो थे वो इलेक्टेड नहीं होते थे. जैसे आज के जमाने में क्या होता है, इलेक्टेड होते हैं, चेयरपर्सन होता है, कोई सरपंच होता है. तो ये क्या है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. ये क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं, हम लोग मिलके, गांव वाले यानी कि. तो पहले क्या होता था, पहले ऐसे इलेक्शन नहीं होते थे. पहले जो होशियार हैं, जो वाइज और रिस्पेक्टेड विलेजर्स रहते थे उस पर्टिकुलर गांव में, उन्हीं में से किसी 5 जन को जो है वो वहां का क्या बना दिया जाता था, रिस्पेक्टेड पंचायत बना दिए जाते थे. 5 लोगों को, कोई भी ऐसे इलेक्शन नहीं होते थे. लेकिन अब इसको बदल के क्या कर दिया गया है, अब ये वाला जो सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा है ये नहीं चलता. अब यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट होती है, यानी कौन कौन से, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत. लेकिन इसकी हायरार्की अलग रहेगी. हायरार्की से क्या मतलब है मेरा, कि सबसे छोटा कौन होता है, इनमें से सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटे हमारे आते हैं ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत कहाँ गया, ये रहा. जो सबसे लास्ट लिखा है वो सबसे फर्स्ट आएगा, यानी कि सबसे स्मॉल लेवल पे बात होती है ग्राम पंचायत की. और इनके हेड कौन होते हैं, सरपंच होते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं. फिर आता है हमारा तालुका पंचायत, ये सेकंड हायरार्की पे होगा. ग्राम पंचायत से बड़े होते हैं तालुका पंचायत. इनको हेड कौन करता है तालुका पंचायत को, तो चेयरपर्सन एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड होते हैं. एंड थर्ड और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पंचायत. डिस्ट्रिक्ट पंचायत का दूसरा नाम क्या है, जिला परिषद, और इसके हेड कौन होते हैं, जिला परिषद प्रेसिडेंट. ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया कि पहले इसका नाम कैसे हुआ था, 5 क्यों हुआ था, क्या था. तो वाइज जो भी मैन थे उनके हिसाब से इसको 5 असेंबली ऑफ 5 बोला जाता था. देन आफ्टर चेंज होके ये हो गया 3 टायर गवर्नमेंट में, जो
आज के ज़माने में यही लागू होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका और ग्राम पंचायत, और इसकी हायरार्की पीछे से आगे की तरफ है, यानी सबसे छोटे होते हैं ग्राम पंचायत, देन आफ्टर आता है तालुका और फिर आता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत इन द रिस्पेक्टिव एरिया कैन प्रिपेयर ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अपने अपने ग्राउंड लेवल पे अलग अलग लोग जो होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट अपने ग्राउंड लेवल पे अपना कुछ भी बजट जो है वो बना सकता है, देन आफ्टर तालुका जो है वो अपने ग्राउंड लेवल पे बना सकते हैं। यही बातें यहाँ पे लिखी हैं। Different state have various forms of Panchayati Raj institution. To facilitate this, state must devolve functions to them. Several functions are mentioned in their list of responsibility by the Constitution of India. State also provide them finance. State जो है वो उनको finance यानी पैसे provide करता है as per recommendation of State Finance Commission. Responsibility are executed by various committee called Gram Sabha Samitis or may be called by other such names. By Panchayati Raj Act has provided greater strength to these institutions, and now they do not have to depend too much on recommendation of State Finance Commission and upon the state government, but they get some fund in their account directly. इनको directly पहले क्या होता था, इनको निर्भर रहना पड़ता था on State Finance Commission या State Government पे, but now they get funds in their account directly from the center. Thus they are financially better off than before and can enjoy greater decision making power. अभी लोग अच्छे और डिसीजन जो है वो अब खुद से ले सकते हैं। वाई? बिकॉज इनको फंड जो है वो डायरेक्टली सेंटर गवर्नमेंट देती है। सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ पंचायत। अब हम सबसे पहला पार्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम। पंचायत जो होती है अलग अलग टाइप की होती है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो उनके अलग अलग सोर्सेज होते हैं ऑफ अर्निंग इनकम और रेवेन्यू। कहाँ से वो उनको इनकम मिलते हैं, पैसे जनरेट करते हैं वो, तो शेयर इन स्टेट टैक्स एज सजेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन। जो भी स्टेट को टैक्स मिलता है उसके अंदर कुछ प्रतिशत, फ्यू परसेंटेज जो होते हैं वो इनके भी होते हैं ऑफ पंचायत। ग्रांट रिसीव्ड, कोई भी ग्रांट अगर रिसीव्ड हो रही है तो ग्रांट क्या होता है, सबसे पहले तो ग्रांट जो है वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे कोई स्कूल बनाना है या कोई हॉस्पिटल क्रिएट करना है तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी जाती है। वेयर सब्सिडी जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए होती है। इन दोनों का डिफरेंसेस अगर आपको चाहिए तो मैं शॉर्ट्स के तरीके से एक नई वीडियो में अपलोड कर दूंगी, लेकिन मेनली डिफरेंस यही है, ग्रांट जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है एंड इट इज डायरेक्टली रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। फंड्स के तौर पे भी इनको जो है वो इनकम मिलती है, जैसे फंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे कुछ ब्रिज बनाना हुआ, चाहे छोटी सी कैनल बनानी हुई, अनाउंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इनके 3 सोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑफ अर्निंग रेवेन्यू या इनकम। अब हम देखते हैं फंक्शन यानी कि जो भी इन्होंने इनकम अर्न करी उस इनकम से ही कौन कौन से खर्चे करते हैं, क्या क्या ये डेवलपमेंट का कामकाज करते हैं। मेनली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो वाटर सप्लाई देखने की, पानी को देखने के लिए सही से जा रहा है या नहीं गाँव में, वाटर पंप्स, सीवेज, रोड्स की फैसिलिटी, क्लीनलीनेस, साफ सफाई कितनी है, पब्लिक हेल्थ, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ देयर कंसर्न रीजन एंड सो ऑन। वहाँ उनका जितना भी रीजन है वहाँ पे लाइट, पानी, खाने पीने का सब कुछ, रोड्स कैसी हैं, सीवेज कैसा, ये सारा कुछ पंचायत जो होते हैं उनके फंक्शंस में आ जाता है। ये उनके इनकम के सोर्सेज थे और ये सारी जो जगह हैं वहां पे वो लोग खर्चा करती हैं। ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। ये फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे। सेकेंड पार्ट अब शुरू जो हो रहा है वो है टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन बजट। सॉरी यहाँ पे अच्छा तरह नहीं लिखा। ये हमारा अभी सेकेंड पार्ट होता है शुरू। क्या है, बजट कैन बी बैलेंस और अनबैलेंस। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा बैलेंस बजट क्या होता है और अनबैलेंस क्या होता है। अनबैलेंस के अंदर 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आता है सरप्लस। सरप्लस बजट एक ऐसा बजट होता है जिसके अंदर इनकम जो होती है गवर्नमेंट की वो ज्यादा होती है, गवर्नमेंट पैसा ज्यादा कमा रही है और वो खर्चा कम कर रही है, इसको हम सरप्लस बोलते हैं। डेफिसिट बजट एक ऐसा होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही होती है और इनकम कम कमा रही होती है। हमारा इंडिया का जो बजट है वो डेफिसिट बजट आता है। ठीक है। बजट कैन बी बैलेंस और अनबैलेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर एंड अनबैलेंस कैन हैव ए सरप्लस और डेफिसिट। द टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन ए बजट विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडिया आर। अब इंडिया के अंदर कौन कौन से टाइप के हमारे डेफिसिट बजट होते हैं उनकी हम लिस्ट एक बार देख लेते हैं। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट मिलेगा। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट अराइजेस व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन करंट रेवेन्यू अकाउंट इज मोर देन टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन रेवेन्यू अकाउंट। यानी कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं अगर वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू उनकी रेवेन्यू रिसिप्ट के, तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट, इसका क्या मतलब है, तो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, अगर कैपिटल की बात कर रहा होता तो लॉन्ग टर्म की बात होती है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रिकरिंग नेचर के और शॉर्ट टर्म, जो डेली बेसिस पे गवर्नमेंट को करने होते हैं। रेवेन्यू अकाउंट कंटेन्स करंट ट्रांजेक्शन, देखो यहाँ लिखा है, ऑफ द गवर्नमेंट एंड डेफिसिट इन दिस अकाउंट इन अ सिंपल सेंस मीन्स, अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू डेफिसिट आती है तो इसका सिंपली सेंस में मतलब क्या है, इसका यही मतलब है कि गवर्नमेंट के जो रूटीन एक्सपेंडिचर है वो उनकी करंट इनकम से नहीं जो हो पा रहा है, भरपाई नहीं हो पा रही है। दिस शो इनएफिशिएंट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, such a deficit can be met by a greater borrowing on the capital account। इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ सकता है, बोरोइंग, यानी कि दूसरे देशों से या फिर बैंक से जो है वो बोरोइंग्स लेनी पड़ सकती है फॉर लॉन्ग टाइम फॉर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सेकेंड टाइप का जो हमारा डेफिसिट बजट है वो कौन सा है, बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका फॉर्मूला था हमारा फर्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से हम रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट। और बजटरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है, तो हम जब टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम माइनस करते हैं टोटल रिसिप्ट को, यानी यहाँ रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है या कैपिटल की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म की भी बात कर रहे हैं, करंट की भी और कैपिटल की भी बात कर रहे हैं, तब हम बोलते हैं उसको टोटल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल रिसिप्ट। ठीक है, तो बजटरी डेफिसिट क्या है, व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर combination of both, that is current and capital, is greater than the total income, current as well as capital in a budget, then budgetary deficit is said to have arisen. The central government income deficit the central government incurs deficit financing borrow from RBI to meet this deficit। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उनके पास जब पैसा नहीं होता है, जब उनके खर्चे बहुत बढ़ गए होते हैं, तब वो क्या करती हैं, तब वो जो है वो आरबीआई से बोरो करती हैं। किससे बोरो करती हैं, आरबीआई से। और इस प्रकार की बोरोइंग को हम नाम देते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके आगे जाके कॉलेज में भी ये टॉपिक आएगा। तो क्या मतलब है डेफिसिट फाइनेंसिंग का, आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रुपए प्रोवाइड करती है, दैट इज पैसे देती है। किस प्रकार से वो दे सकती है, तो आरबीआई जो है या तो वो न्यू करेंसी को इशू कर दे या फिर और लेंड्स मनी टू द गवर्नमेंट, या दूसरा क्या करेगी, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पैसा दे देगी। दो तीन इसके सोर्सेज होते हैं। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकर यानी जब सेंट्रल गवर्नमेंट को नीड होती है पैसों की और उनके पास नहीं होते हैं, व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर आर हायर देन टोटल रिसिप्ट, तब वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, वो आरबीआई से बोरो करते हैं। सेकेंड पार्ट अब इसका आता है, जब स्टेट के पास जो है वो पैसे नहीं होते और उनको पैसे चाहिए, तो वो किससे बोरो करती है, वो आरबीआई से नहीं करती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो करती है। और इस प्रथा को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं कलर बदल के। इस वाली प्रथा को हम बोलते थे डेफिसिट फाइनेंसिंग और इसको हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। ओके, रिमेंबर दिस 2 पॉइंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करती है मनी फ्रॉम आरबीआई, तब उसको हम क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, याद रखना। और जब स्टेट गवर्नमेंट को नीड होती है फॉर मनी और जब वो बोरो करते हैं, तब वो आरबीआई से बोरो नहीं करते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो करते हैं। और इस प्रथा को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी छोटे छोटे अक्षरों से लिख सकते हो, जिससे ये पॉइंट आपको याद रहे। ये हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके,
थर्ड टाइप का हमारा डेफिसिट जो आता है बजट के अंदर वो आता है फिस्कल डेफिसिट, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली टर्म अगर आप न्यूज देखते होगे तो बहुत ज्यादा यूज होती है। द बोरोइंग ऑफ ए गवर्नमेंट फ्रॉम मार्केट आर कंसिडर एज इनकम ऑन द कैपिटल अकाउंट, हाउएवर दिस इज ए बजट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड एज ए सोर्स ऑफ इनकम। Hence, if market borrowing are added in the budgetary deficit, then we get fiscal deficit. Fiscal deficit is therefore higher than budgetary deficit. In other words, अब इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, कैसे हम फाइंड करेंगे फिस्कल डेफिसिट को। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर में से हम टोटल इनकम को माइनस करते हैं, एक्सक्लूडिंग, इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, यानी कि कौन सी चीज को हम नहीं इंक्लूड करते हैं, तो मार्केट से लिए गए बोरोइंग्स को, तब हम इसको क्या बोल देते हैं, तब हम इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ये आप इसका फॉर्मूला याद रखना। लेट्स सपोज गवर्नमेंट जो है वो अर्न कर रही है 100 करोड़ रुपीस फ्रॉम टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, और वो स्पेंड करती है 130 करोड़, जैसे कि रोड बनवाने में, किसी को सैलरी देने में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, या फिर कोई नई स्कीम लाने में। तो फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ, तो 30 करोड़ का हुआ। द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो रुपीज 30 करोड़ टू कवर दिस गैप, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है वो मार्केट बोरोइंग नहीं आती है, सिर्फ इतना पॉइंट जो है इसमें न्यू है। नाउ द फोर्थ, हमने कितने देख लिया, हमने देख लिया रेवेन्यू डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, फिस्कल, और अब हम देखने वाले हैं प्राइमरी डेफिसिट। नाउ व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, तो ये कंसेप्ट जो है वो नया है एक तरीके से, दिस इज ए न्यू कंसेप्ट इन इंडियन बजट, एक नया कंसेप्ट है ये। प्राइमरी डेफिसिट इज ऑब्टेन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट। जब हम फिस्कल डेफिसिट में से क्या डिडक्ट कर देते हैं, तो इंटरेस्ट को, तब हमें जो मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ इसका फॉर्मूला, थोड़ी जगह कम है, इधर लिख देते हैं। फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, पुराना इंटरेस्ट है, पुरानी डेट का जो हमारा इंटरेस्ट है, अगर हम उसको हम माइनस कर दें, डिडक्ट कर दें, तो हमें जो अमाउंट मिलेगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। एक बार पढ़ लेते हैं। ये जो है एक नया कंसेप्ट है जिसकी मैंने आपको पहले भी बताया। Interest payment constitute an important part of government expenditure, but these are not expenditure actually. ये expenditure नहीं है incurred on current activity, but are an inevitable burden to be paid for amount. ये करंट हमारे एक्सपेंडिचर नहीं है, करंट एक्टिविटी से नहीं होते हैं, ये क्या है, एक बर्डन है हमारी कंट्री पे, दैट इज टू बी पेड बोरोड इन द पास्ट, यानी पुराने जो हमने कुछ कर्जे लिए हैं कहीं से, उसकी भरपाई, उसका इंटरेस्ट जो होता है वो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। Hence this concept of deficit takes out interest payment from fiscal deficit. This concept doesn't have policy significance. अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट जो हमें यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे कौन सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो गवर्नमेंट जो है 100 करोड़ अर्न करती है, 100 करोड़, और उसमें से गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है 130 करोड़, तो कितना फिस्कल डेफिसिट रह गया, कितना रह गया, तो 30 करोड़ का। और ये 30 करोड़ जो है गवर्नमेंट को बोरो करने पड़ेंगे, अगर 30 करोड़ का जो गैप है वो फिल करना है तो यही 30 करोड़ की अमाउंट अब हम यहाँ रखते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसका फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट। तो देखो, अगर फिस्कल डेफिसिट हमारा आया था 30 करोड़, ठीक है, और माइनस अगर हम इंटरेस्ट कुछ माइनस कर देते हैं, इसके अंदर क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। तो देखो, अगर इंटरेस्ट जो है वो पास्ट लोन में, कोई हमने लोन ली थी, उस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर लोन पे हमारा इंटरेस्ट था 10 करोड़, तो हमें अब प्राइमरी डेफिसिट में कितनी अमाउंट रह जाएगी, 20 करोड़, और ये हमारा जो होगा ये एक्चुअल फ्रेश बोरोइंग है। दिस मीन्स एक्चुअल फ्रेश बोरोइंग फॉर न्यू एक्सपेंसेस इज ₹20 करोड़। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। हमने ये 30 करोड़ जो है ये हमने ऊपर से लिए थे फिस्कल डेफिसिट से, ये वाले एग्जांपल से, और बाकी के 10 करोड़ जो थे वो क्या थे, वो इंटरेस्ट था जो हमने पुरानी डेट पे चुकाना है हमें, तो इसको हम माइनस कर देंगे और रेस्ट अमाउंट जो रह गई वो हमारी कहलाएगी प्राइमरी डेफिसिट। ओके, अब ये फॉर्मूला याद रख लेना, इससे अगर आपको एग्जाम में अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको याद रहेगा, अगर नहीं भी पूछ रहे हैं तो थोड़ी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहेगी, ठीक है।
Now let us understand the last and final topic of this chapter, that is effects of preparing a budget. कौन कौन से इफेक्ट होते हैं while we are preparing a budget? इसके अंदर हमें 5 पॉइंट दिए हैं, हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है it brings fiscal discipline in government as there is attempt to incur expenditure in accordance with income to keep deficit in control। इसका क्या मतलब है? तो गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करती है उतना ही स्पेंड करे जितना वो कलेक्ट कर रही है एज एन इनकम, और गवर्नमेंट जो है वो इसलिए ध्यान में रखती है, क्यों? क्योंकि अगर उनके एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे और इनकम कम होगी तो उनको बोरोइंग यानी दूसरी जगह से, दूसरे लोगों से क्या करना पड़ेगा, पैसे उधार पे मांगने पड़ेंगे। और इससे एक दूसरा कारण भी है, अगर फॉरेन से उन्होंने बोरोइंग मांगी, फॉरेन से अगर पैसा मांगा तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, प्लस एक्सचेंज रेट जो है वो डिफर करता है, फॉरेन की करेंसी का वैल्यू ज्यादा है, डॉलर की वैल्यू ज्यादा है और रुपीस की वैल्यू कम है, तो दोनों चीज, उनका जो पैसा उन्होंने मांगा है वो बहुत महंगा पड़ेगा, तो इसका भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट जस्टिफाई एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग वेरियस सेक्टर अकॉर्डिंग टू नीड एंड प्रायोरिटी। अगर एजुकेशन सेक्टर पे यहाँ लिखा है ना, नीड और प्रायोरिटी के हिसाब से जो है गवर्नमेंट क्या करती है, एलोकेशन करती है रेवेन्यू का। तो अगर ऐसा समझो कि गवर्नमेंट को जो है नए नए स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोलने हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर्टिकुलर सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देगी और उस पर ज्यादा खर्चा करेगी। सेम वे अगर कभी लड़ाई का माहौल चल रहा है, वॉर चल रहा है कहीं पे, तो वो डिफेंस पे ज्यादा खर्चा करेगी। तो बजट में ये बातें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं हमें while allocation of our resources. It gives direction to investment by allocating budgetary funds in various sector and regulating the disposable income of people by imposing right amount of tax. टैक्स को भी वो ध्यान से गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है, बहुत ज्यादा नहीं करती, बहुत कम नहीं करती, जितनी जरूरत है उतनी करती है। वाई? बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम भी लोगों के पास रहनी चाहिए। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? तो ऐसी इनकम, कहाँ चला गया ये रहा, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? तो ऐसी इनकम जो कि टैक्स को पे करने के बाद रह जाती है, यानी इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। जो भी इनकम रह गई है टैक्स को पे करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम हम उसको बोलते हैं। आगे क्या लिखा है? by using the instrument of taxation and directing expenditure in the necessary sector, a budget also help in providing stabilization। इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों के समय। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन के समय गवर्नमेंट क्या करती है, बजट में क्या चेंजेस लाती है? तो वो क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। किसको इंक्रीज करेगी? तो टैक्स का जो रेट है वो इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, लोग खर्चा कम करेंगे, मनी सप्लाई कम होगी तो अपने आप चीजों के दाम जो है वो कम हो जाएंगे। वेयर एज डिफ्लेशन के समय, हमने पहले इन्फ्लेशन देखा, अब हम देखते हैं डिफ्लेशन के समय गवर्नमेंट क्या करेगी। तो डिफ्लेशन के समय जो है गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी। गवर्नमेंट जैसे ब्रिज अगर बनवाना है, कोई मेट्रो प्रोजेक्ट बनवाना है तो उस पर खर्चा करेगी। अगर मेट्रो प्रोजेक्ट पे, तो लोग क्या करेंगे, काम करने आएंगे, लोगों को पैसा मिलेगा, तो मार्केट में जो है मनी सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। और गवर्नमेंट सेकेंड काम ये करेगी कि वो टैक्स का जो रेट है वो भी कम कर देगी, तो इससे क्या होगा, लोगों को राहत मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट है, ए बजट हेल्प्स टू फुलफिल ए नेशन एंड स्टेट ऑब्जेक्टिव पर्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बजट से हमें ये भी हेल्पफुल होता है कि स्टेट के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या नेशनल लेवल पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो भी हो पाता है। तो ये सारे इफेक्ट थे ऑफ प्रिपेयरिंग ए बजट। सो आज की वीडियो हमारी होती है खत्म। ये लास्ट एंड द फाइनल पार्ट था, पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर नेम बजट। आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा एंड बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने कमेंट्स करे थे। मैं जो लास्ट में क्वेश्चन पूछती थी उसमें भी लोगों ने पार्टिसिपेट करा था एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सो अगर आपको और भी इकोनॉमिक्स की वीडियो चाहिए इसी तरीके से, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गिवन बिलो। आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जिसका भी सही होगा मैं उसको
यानी कि उस कमेंट को लाइक कर दूंगी। और अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। हाउ इज ओवरड्राफ्ट डिफरेंट फ्रॉम डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि ओवरड्राफ्ट जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग कंसेप्ट से दोनों डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है, आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। जिसने भी आज की वीडियो ध्यान से सुनी और देखी होगी, जब जब मैंने आपको टिक करने के लिए बोला था, अगर आपने करा होगा तो इस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसको भी आंसर मालूम है वो कमेंट करके बता दें। जिसका सही होगा मैं लाइक कर दूंगी फॉर श्योर। ओके, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।